हाँ, कल हम लोग बात किए थे जो है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होते हैं, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग को बताया गया था कि वे तरंगे जिनको चलने के लिए भौतिक माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है। भौतिक माध्यम की मतलब मैं बात बताऊं कि चाहे आपका कि कणों के माध्यम से चले या यानी कहने का मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट होने के लिए कुछ न कुछ माध्यम होने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। विदाउट माध्यम के नहीं चल सके। तो अगर नहीं चल सकता है तो कहने का मतलब उसको आवश्यकता नहीं मीडियम की, वो जैसे मर्जी कहे तैसे चला जाए, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच जाए, तो वह जो होता है तरंग उसको नाम दिया गया है विद्युत चुंबकीय तरंग। और जिनको चलने के लिए श्योर है कि कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, वो क्या होते थे, उनको बोलते थे हम कौन सी तरंग बोलते थे भैया, उनको यांत्रिक तरंग बोलते थे। क्या बोलते थे? यांत्रिक तरंगों को हम लोग पढ़ लिए थे कि यांत्रिक तरंग चलने के यानी दिशा में यानी चलने के रिस्पेक्ट में दो प्रकार के होते थे, संचरण के आधार पर दो प्रकार के होते थे। पहला, एक तो कण यानी तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करता था, दूसरा था संचरण के गति के समानांतर गति करता था। अगर लंबवत कण जो है कंपन लंबवत कर रहा है तो वह जो तरंग होती थी उसको बोला जाता था अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स में बोला जाता था। सेकंड आपका क्या था उस पे कि जो है कि अगर वह तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करे डोलन करे, वो जो होती थी तरंग क्या होती थी, आपका अनुदैर्ध्य तरंग होती थी, लैंग्वेज होती थी। उसी में दूसरा टाइप था अनुप्रस्थ तरंग क्या होते थे, आपका विद्युत चुंबकीय तरंग क्या थे। विद्युत चुंबकीय तरंग यह बताया गया था कि विद्युत चुंबकीय तरंग था क्या कि अगर कंपन, अगर जो भी तरंग है, अगर तरंगों को चलने के लिए ये भौतिक माध्यम हो या ना हो, उनकी आवश्यकता उस पर डिपेंड ना रहे, हो या ना रहे, लेकिन तब भी वो चलने के लिए स्वतंत्र हो, तो उस प्रकार का जो तरंग होता था या उस प्रकार के जो वेव्स होते थे उनको क्या बोला गया था, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला गया था। अगला यहाँ पर हेडिंग है, उसी के आगे हम चलते हैं। यहाँ पर ध्वनि तरंगों को व्यक्त करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, यानी किस किस के कारण यानी किस किस की वजह से ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पर चलता है और किन किन चीजों के नाते चलता है, वहां पर यहाँ पर कुछ चीजें उसको लिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो जिसमें से पहला यहाँ पर पॉइंट है कि साम्य स्थिति, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता था, मैंने बताया कि अगर कोई भी सपोज को आपका स्विंग है यानी झूला जिसे बोलते हैं, ये झूला का पोजीशन है, एक दृढ़ किसी से चीज को मैंने इसको क्या कर दिया, बांध दिया। झूला ऐसा ही होता है ना, झूला ऐसे ही होते हैं, बड़े से खिडारी बांधते थे, एक जगह फिक्स हो जाता है होकर, इसके बाद यहाँ से रस्सी को इसे लटका दिया जाता है ना। अब इसको क्या किया जाता है, अब ये जो होगा या तो इधर ऐसे इसको थोड़ा सा झुला देंगे तो ये इधर और इधर ऐसे गति करने लगता है, इसी के इधर गति करेगा, फिर दूसरे राउंड पे इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे से मोशन करता है। लेकिन ध्यान ये देना, इसी बिंदु के या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो इस झूले वाले पोजीशन में ये जो बिंदु होता है उसको साम्य बोला जाता है, साम्य स्थिति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साम्य स्थिति बोला जाता है। यानी किसी फिक्स बिंदु, किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर अगर कोई डोलन करता है तो उसका जो वह निश्चित बिंदु होता है या जिस बिंदु के इधर उधर गति करता है वह बिंदु ही क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं? साम्य स्थिति बोलते हैं। बात समझ पाए? या तो पेंडुलम ही ले लीजिए, पेंडुलम घड़ी वाली पेंडुलम ले लीजिए, पेंडुलम भी ऐसे एज रहता है, घड़ी के निचले वाले सिरे पे पेंडुलम ऐसे लगा रहता है ना। पेंडुलम भी ध्यान देखोगे तो यही का काम करता है, किसी एक निश्चित बिंदु होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, इस पॉइंट के इधर या तो इधर ऐसे मोशन करता है, इधर करेगा या इधर करेगा, और इस प्रकार का जो मोशन होता है ना उसको दोलन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोलन गति, ऑक्सीलेटरी मोशन बोला जाता है ना। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है साम्य स्थिति क्या होती है, जिस बिंदु के निश्चित बिंदु के इधर उधर कोई भी पिंड अगर गति करता है तो वह स्थिति जो होती है वह साम्य स्थिति कहलाती है ना। चलो इसको डिफिनेशन हम लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिए, कॉपी कलम और पेन अच्छे से निकाल लीजिए, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में लिखते चलिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, साम्य स्थिति को लिखिएगा आप लोग, दोलन करने वाली वस्तु जिस बिंदु के इधर उधर गति करती है
उस बिंदु का को कर लीजिए, उस बिंदु को वस्तु की साम्य अवस्था कहते हैं। वस्तु की साम्य या साम्य स्थिति लिख देते हैं। साम्य स्थिति कहते ठीक। हाँ, डोलन या इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हुआ? डोलन करने वाली कोई भी वस्तु होगा जिस बिंदु के इधर उधर गति करती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? साम्य स्थिति बोलते हैं। जैसे मैंने वो बताया था एग्जांपल के रूप में, मैं यहाँ पर एक झुलना या पेंडुलम को छाप दे रहा हूँ या बना दे रहा हूँ, इसको आप लोग भी देख लीजिए। ये आपका जो है ना, ये फिक्स पॉइंट है, किसी को चीज को मैंने बांध के से रख दिया और इसको थोड़ा सा डोलन करने के लिए मैं इसको स्वतंत्र कर रहा हूँ, ये इस पे फोर्स लगा, तो इस प्रकार से क्या करेगा? मूव करेगा, मैक्सिमम स्थिति के अंदर जाएगा, फिर यहाँ से रिटर्न करेगा, फिर इधर आएगा, है ना। तो इस बिंदु के या तो इधर जाएगा, मोशन करेगा, फिर इधर मोशन करेगा, फिर इधर मोशन करेगा। ये मोशन जो है ना डोलन मोशन का, डोलन कहलाता है, ऑक्सीडेशन मोशन कहलाता है। अब लेकिन ये किसी बिंदु के, एक पार्टिकुलर बिंदु के यानी स्थिति के इधर उधर गति कर रहा है, तो ये जो स्थिति होती है उसको बोला जाता है साम्य स्थिति बोला जाता है, ठीक ना। ये साम्य स्थिति। अगला हेडिंग डालना विस्थापन। विस्थापन सब चीजें वही है जो अब तक तुम लोग आप लोग पढ़े हो। विस्थापन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। इसको डिफिनेशन कंप्लीट कर लो, लिख लो, तब इसके बाद आगे सुनाते हैं। लिखो इसमें डोलन। देखो यहाँ पर हर बात में डोलन करने वाली वस्तु लगा है, क्योंकि डोलन करने वाली वस्तु, डोलन करने वाली वस्तु की किसी क्षण वस्तु की किसी क्षण साम्य स्थिति से दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाता है। ठीक हो गया। अब एक बात फिर समझ ला, समझो क्या कर रहा है। अगर कोई भी वस्तु है जो डोलन कर रही है, डोलन करने का मतलब है किसी बिंदु के इधर उधर गति करना। किसी बिंदु के इधर उधर जो गति करता है वह गति डोलन गति कहलाती है। क्या होता है? डोलन। डोलन गति के लिए कोई एक पॉइंट फिक्स होगा उसका, और उसके बाद वो ऐसे इधर इधर ऐसे मोशन करेगा, ऐसा मोशन करेगा। ये जो मोशन होता है उसको हम ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं या डोलन गति कहते हैं। तो ये कंडीशन चाहे साम्यावस्था का हो, चाहे विस्थापन का हो, चाहे आवर्त का हो, जो भी कंडीशन यहाँ पर आएगा सब के सब में ये पोजीशन अनिवार्य रहेगी। कौन सा पोजीशन? और डोलन वाली, यानी वस्तु हमेशा डोलन के कंडीशन में सब डिफाइन करना है। तो चीजें वही है कि डोलन करने वाली वस्तु अगर किसी क्षण, चाहे जो भी क्षण हो, किसी क्षण वस्तु से दूरी, वस्तु की स्थिति से दूरी, यानी वस्तु की जो ये साम्य स्थिति होगी उससे जो दूरी होगा वो क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। अब समझो कि किसी चीज को मैं ऐसे बांध के स्वतंत्रता पूर्वक इसको लटका दिया हूँ। लटकाने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा फोर्स दिया और ये कण क्या, ये पार्टिकल क्या होगा? डोलना शुरू कर दिया, यानी डोलन करना शुरू हो गया। डोलन करने क्या करना मतलब कि अब वह डोलन करना स्टार्ट हो गया, तो ये जो पोजिशन है ये साम्य स्थिति, ये तो इसको साम्य स्थिति बोला जाता है, साम्य स्थिति बोला जाता है, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जाता है। साम्य स्थिति से किसी भी क्षण, चाहे जो भी क्षण हो, किसी भी क्षण अगर साम्य स्थिति से जितना दूरी कवर करे
चाहे जितना भी दूरी कवर करे, चाहे जितना दूरी कवर करे, है ना। अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम दूरी कवर करेगा, फिर उसके बाद से मोशन करते कम होते चल रहा है। जितने बार वो दोलन करेगा वो हर कंडीशन में साम्य स्थिति से जितना दूरी कवर करेगा वही दूरी क्या कहलाती है, आपका विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। क्योंकि इसके लिए तो न्यूनतम और अधिकतम तो रास्ता नहीं होगा ना, क्योंकि इसके लिए एक ही रास्ता फिक्स होगा ना, तो दूसरा रास्ता ही कवर कर सकता। वैसे तो जो आपका विस्थापन आप लोग पढ़े होंगे फोर्स या एक्सीलरेशन वगैरह में, तो उसमें क्या होता है कि न्यूनतम जो दूरी होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, जो न्यूनतम दूरी होती है उसको विस्थापन बोला जाता है। बट यहाँ के लिए कोई दूसरा मार्ग होगा नहीं, क्योंकि दोलन करने के लिए इसको एक स्थान इसका फिक्स कर दिया जाता है पोजीशन। तो फिक्स करने के उपरांत ये इसी पे ऐसे सर्कुलर वेव, ऐसे मोशन पे, इसी पाथ पे मोशन करेगा, दूसरा कोई पाथ इसका हो ही नहीं सकता। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो दोलन करते समय करने वाली वस्तु का जो साम्य स्थिति से जो दूरी होगी, साम्य अवस्था से या साम्य स्थिति से जो दूरी होगी वही दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। सपोज करो कि पहले तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक मूव किया, कि ये जो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन। बात समझ में आ रही है, ये विस्थापन हो गया। विस्थापन फिर समझ लो, दोलन करने वाली कोई भी वस्तु, दोलन करने वाली वस्तु मैंने बताया कि कोई भी चीज होगा स्वतंत्रता पूर्व एक उसका पॉइंट फिक्स होगा, दूसरा पॉइंट उसी के इर्द गिर्द क्या करेगा, इधर उधर गति करता है, और वह गति क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। तो ये सारे के सारे जो भी होंगे डिफाइन होंगे, वो सारे के सारे दोलन करने वाली वस्तुओं में ही परिभाषित किए जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हो गया विस्थापन होगा दोलन करने वाली वस्तु किसी क्षण साम्य स्थिति से दूरी क्या कहलाती है, वस्तु का विस्थापन कहलाती है। अगला इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है या आपका पद है, नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा आप लोग, आयाम, एम्पलीट्यूड। अगला हेडिंग डालिएगा आयाम। आयाम, क्षण मतलब किसी भी समय, किसी भी टाइम। जैसे ये एक बार इसको मूव किया ना, ये कई बार इसका ऐसे सर्कुलेट मोशन करेगा, तो उसमें जब तुम्हारी इच्छा के, जब मन करे उसको यहाँ से देखो, यहाँ से जितना विस्थापन हुआ, यानी किसी क्षण का मतलब कोई टाइम उसको फिक्स नहीं किसके लिए, इसके जब भी समय देखो, जब भी देखो, तो यहाँ से जो भी विस्थापन हुआ, जो भी दूरी कवर किया, जो दूरी होगी वही दूरी उसका क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। क्षण का मतलब कोई भी टाइम नहीं होता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, जब भी मर्जी के तभी देख लो, है ना, वो क्षण होता है। तो क्षण के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी किसी भी टाइम कह लो, किसी भी समय साम्य स्थिति से जो दूरी होती है वह क्या कहलाएगी, वस्तु की विस्थापन। अगला आयाम, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसी माध्यम में तरंग संचरण की स्थिति में किसी माध्यम में तरंग संचरण की स्थिति में या तरंग संचित होने पर, है ना, चाहे तो इसको तरंग संचरण की स्थिति में लिख लेना या तरंग संचरण होने में लिख लेना, दोनों की बात एक ही है। यहाँ इसको मैं अंडर बकूल लिख देना, होने में, यानी जब तरंग संचरण हो रहा हो, किसी माध्यम में तरंग संचरण की स्थिति में या होने में होता क्या है, माध्यम का कंपन करता हुआ कोई भी कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों तरफ जितना
अधिक से अधिक विस्थापन होता है, अधिक से अधिक विस्थापन होता है उस दूरी को वस्तु का आयाम कहते हैं। दूरी को या तरंग का कह लो, या दूरी को आयाम कहते हैं, आयाम कहते, आयाम कहते। हाँ, ये क्या है डिफिनीशन आयाम का? किसी माध्यम में तरंग संचरण की स्थिति में हो या तरंग होने पर, यानी अगर वो तरंग कर रहा है तब। तरंग करने पर क्या होता है, माध्यम का जो होते हैं, माध्यम कैसे करते हैं, कंपन करते हैं। माध्यम का कंपन करता हुआ कोई भी माध्यम में चाहे जो भी कण हो, वो सारे के सारे क्या करते हैं, कंपन करते हैं। कंपन करने पर कोई भी कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों तरफ, इधर या उधर, जो अधिकतम विस्थापन होता है, उसी को क्या कहते हैं, अधिकतम विस्थापन को उस बिंदु का या उस तरंग, जो कि तरंग पाते हैं तरंग हो, उस तरंग क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। एक लाइन में सुने, अगर कोनो वस्तु है, अगर तू कंपन करत बा तो कंपन करत या डोलन करत बा, डोलन करती हुई स्थिति में होगा क्या, उसको दोनों तरफ जो अधिकतम विस्थापन होता है उसको हम आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयाम। अगर यहाँ पर तरंग की बात है तो तरंग ये है, ठीक ना, ये ऐसा मोशन करेगा, ऐसे, ठीक ना। तो ये एक बार अधिकतम विस्थापन इधर से, तो यहाँ पर ये करेगा इतना, ये अधिकतम विस्थापन इधर हुआ, फिर इसके बाद यहाँ से ये अधिकतम विस्थापन ये हुआ, है ना। तो ये और ये इधर से एक बार स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे डाउन हो जाएगा, यानी मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम। तो किसके यहाँ, इसके, तो ये फिर एक यहाँ पर लगाएगा, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ, तो ये अधिकतम विस्थापन होगा और इस साइड पे ये अधिकतम विस्थापन होगा, यानी ये फिक्स पॉइंट हो जाएगा। इसी के पॉइंट पे या तो इधर मैक्सिमम जाएगा या तो इधर मैक्सिमम जाएगा। तो जो अधिकतम विस्थापन होगा ये और ये दोनों तरफ जो अधिकतम विस्थापन होता है, इस तरंग का, इस तरंग क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं आयाम बोलते हैं। इसको स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, इसको लिख लीजिए, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते ठीक, इससे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। कहीं किसी बुक में कैपिटल ए दिया है तो उसके लिए आप लोग घबराना, एम्पलीट्यूड है।